अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस हुकूमत ने रियासत की मुआशी हालत पर जारी किया वाइट पेपर। मुआशी मौक़िफ़ के सनसनीखेज़ आदाद व शुमार, साबिक़ा BRS हुकूमत तनक़ीदों की ज़द में। वाइट पेपर के जरिए अवाम को गुमराह किया जा रहा है, साबिक़ वज़ीर T हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर लगाया इल्ज़ाम। वाइट पेपर पर ऐवान असम्बली में मुबाहिस। अकबरुद्दीन ओवैसी की ऐवान में मुदल्लिल तकरीर, अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के लिए स्कीमात जारी रखने हुकूमत से किया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए ज़िले यादादरी भोनगिर के पोचमपल्ली पहुंची, जहां पर उन्होंने बोधन पोचमपल्ली के बाफिंदों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल पर तबादला ख्याल किया और उनकी तैयार करदा पोचमपल्ली साड़ियों का जायज़ा लेने के अलावा फ़ोटो गैलरी का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। बुनकर्स बाफिंदों की जानिब से सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर रियासती वज़ीर सिताका, सेक्रेटरी महकमे सनत JS रंजन के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि UNWTO ने 2021 में पोचमपल्ली गांव को दुनिया के बेस्ट टूरिज्म विलेज से एक घोषणा किया था। मैं इस विषय उपलब्धि के लिए आपको बधाई देती हूँ और आपकी सराहना करती हूँ। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना असम्बली में हुकूमत की जानिब से पेश करदा वाइट पेपर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि साबिक़ा हुकूमत अक़लियतों की तरक्की के लिए हर साल 6,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही थी। अब हर साल 10,000 करोड़ रुपये खर्च करने के इक़दामात किए जाएँ और आलहिर इनकाउंटर की रिपोर्ट को पेश किया जाए, जबकि इमाम व मौज़नीन के मुशाहरे में इजाफ़ा करने के अलावा अक़लियतों से किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाए। उन्होंने साबिक़ा BRS हुकूमत के 10 साला दौर इक़्तिदार की सताइश करते हुए बताया कि मुत्तहिदा रियासत में 57 साल में जो काम नहीं किए गए वो साबिक़ हुकूमत ने सिर्फ 10 साल में करके दिखाए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने वाइट पेपर में तहरीर करदा आदाद व शुमार पर तनक़ीद करते हुए बताया कि ये सिर्फ रियासती बजट CAG और RBI को लेकर तैयार किया गया है, जो हक़ाइक़ पर मुबनी नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर की तरक्की के लिए और ग्रेटर हैदराबाद के मसाइल पर शहर के अराकीन असम्बली के हमरा मीटिंग मुनक़िद करने का मुतालबा किया। शादी मुबारक में जो मुसलमानों पर जो खर्च हुआ है अब तक 9.5 साल में 2,338 करोड़ स्पेंड हुए हैं और उसके बेनिफिशरीज हैं 2,76,225। इमाम और मौज़नों पर जो खर्च हुआ है 316 करोड़ खर्च हुआ है और 17,000 मौज़नों को माहाना पैसे दिए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत जो ऐलान करी है कि उनके मंथली रिन्यूमरेशन को बढ़ाएगी और 1 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंट 278 करोड़ स्पेंड हुए हैं, 33,545 को मिला है। वक्फ ग्रांट इन एड में 531 करोड़ स्पेंड हुए हैं और उसके बाद दावत इफ्तार पर भी हुआ, तो टोटल मुस्लिम बेनिफिशरी 9.5 साल में 31,50,000 थे। ये सारे चीजों से इसमें किसान 40,000 किसान हैं, रैतु बंधु नहीं है, रैतु बीमा नहीं है, पेंशन नहीं है। ये सब अगर हम ले लेते हैं तो सालाना रियासत तेलंगाना में मुसलमानों पर करीब 6,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कांग्रेस की हुकूमत भी रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में और ये सारे मिनिस्टर्स जो हैं बैठे हुए कैबिनेट के, इनकी रहनुमाई में 6,000 से बढ़ाकर
10,000 करोड़ रुपया मुसलमानों पे खर्च होगा। मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान कमजोर है, मुसलमान पिछड़ा हुआ है। अगर मैं यहां खड़े होकर मुसलमान की बात कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि हम चाहते हैं कि मुसलमान जो पीछे हैं उसको आगे लाएं, मुसलमान जो पिछड़ा हुआ है उसके पिछड़ेपन को दूर करें। हम चाहते हैं कि पुराने शहर में तरक्की आए, SRDP हो, SNDP हो, जो भी मंजूरियां हैं, बराए मेहरबानी चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि आप वो अमाउंट को रिलीज कर दीजिए। और उस दिन आपने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया स्पीकर साहब। मैं एक बात पुरजोर अल्फाज में कहना चाहता हूं कि असेंबली के हर सेशन में अगर किसी मेंबर ने ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाई है, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो वाइटनर्स हो, या कुछ भी हो, टैबलेट्स हो, तो वह MIM थी और मैं था, बार बार उठाता था। मैं वेलकम करता हूं और रियासती हुकूमत ने जो फैसला लिया है, जो इक़दामात उठा रहे हैं ये ड्रग्स के ये लानत को खत्म करने के लिए, इसके लिए हम हमारा मुकम्मल ताउन आपको देंगे। हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल इस लानत से दूर रहे। हम चाहते हैं कि हमारा आने वाले फ्यूचर जनरेशन को ये जो तबाह बर्बाद करने की एक साजिश है उसको हम रोकें। इसके लिए जो भी हमारे तरफ से ताउन होना हम ताउन करेंगे। उस दिन मैं क्लैरिफिकेशन में ये भी पूछना चाहता था कि धरनी पोर्टल का क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो वादा किया धरनी के ताल्लुक से उसको अमलावारी जल्द अज जल्द करेंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राशन कार्ड बहुत से लोगों के पास नहीं है, उनके नामों का इंक्लूजन नहीं हो रहा है, तो आप मौका दीजिए ताकि उनके नामों का इंक्लूजन हो सके। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हमने मंजूर करवाया था कि पेंशन की एज को कम करवाया था, वो भी पेंडिंग है एप्लीकेशन, बिलखुसूस वो सिंगल मदर और जो है उनकी पेंडिंग है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पे भी देखेंगे। मोहतरम स्पीकर साहब, मैं आखिर में ये कहते हुए रुखसत होता हूं और ये कहना चाहता हूं कि बार बार हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मुतालबा करते रहे, औकाफ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, औकाफ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। आज पूरी जायदादें तबाह हो रही हैं, आज भी तबाह हो रही हैं। अगर मुसलमानों की औकाफी जायदादों को अगर बचा लिया जाए और जिस पर्पस के लिए वक्फ किया गया है, अगर वो पर्पस सर्व हो जाए तो मुसलमानों के किसी की मदद की जरूरत नहीं है, किसी की पैसे की जरूरत नहीं है। वो वक्फ बोर्ड के पैसों से ही हम मुसलमानों की तालीम का काम कर सकते हैं, बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, हम बेवाओं की मदद कर सकते हैं, यतीमों की मदद कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि वक्फ बोर्ड पर तवज्जो दीजिए। हमारे मुतालिबे पर CBCID की इंक्वायरी का ऐलान किया गया था, तो CBCID की इंक्वायरी को टेबल करिए। और मैं फिर से स्पीकर साहब ये कहूंगा, बड़े दर्द के साथ, बड़ी तड़प के साथ कहूंगा कि आलेर में मुसलमान बच्चों का एनकाउंटर कर दिया गया था, आज तक भी वो रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, आज तक भी वो रिपोर्ट नहीं आई। मैं उम्मीद करूंगा कि आप वो रिपोर्ट को टेबल करेंगे आलेर की और इंसाफ दिलाएंगे उनके अफराद खानदान को और वह कातिलों को सजा देंगे, उनको जेल में भेजाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि पुराने शहर को भी आप डेवलप करेंगे, नए शहर की तरह, LB नगर की तरह, हाईटेक सिटी की तरह, सिकंदराबाद की तरह। और एक बात कहता हुआ रुखसत हो जाऊंगा कि सिटी का मसला है, ट्रैफिक जैम्स है, पोल्यूशन का मसला है, साउंड पोल्यूशन भी है और उसके बाद व्हीकुलर पोल्यूशन भी है। इस पर भी एक मीटिंग बुलाइए। सिवरेज का है, इस पर भी बुलाइए। मूसीक प्रोजेक्ट को आप ले रहे हैं, मेट्रो ट्रेन के ताल्लुक से भी कहूंगा कि मैं आपको कहूंगा कि आप आइए पुराने शहर को, मीटिंग करिए। आप और हम जाते हैं, मेट्रो का फाउंडेशन रखते हैं और दूसरे कामों का आगाज करते हैं। मैंने इतनी देर अपनी बातों को रखा और यही सोच कर रखा कि मेरे लिए मेरी रियासत अजीज है, मेरे सियासी मकासद से ज्यादा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना असम्बली में हुकूमत की जानिब से पेश करदा वाइट पेपर पर जारी मुख्तसर मुबाहिस का जवाब देते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी अक़लियतों के अलावा OBC ख़वातीन की तरक्की और उनके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखेगी और कांग्रेस हुकूमत सेकुलरिज़म पर किसी से भी कोई मुफ़ाहमत नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस की तारीख़ रही है कि सेकुलरिज़म की बरकरारी के लिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, जबकि सोनिया गांधी ने
वज़ीर आज़म के ओहदे की भी परवाह नहीं की। उन्होंने मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी से कहा कि आप अक़लियतों के मसाइल पर मुबनी तजावीज़ पेश करें, हुकूमत के दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। रेवंत रेड्डी ने बताया कि अनक़रीब वो ग्रेटर हैदराबाद के मसाइल का जायज़ा लेने के लिए ग्रेटर हैदराबाद के अरकान असम्बली और तमाम सियासी जमातों के क़ायदीन का कुल जमाती इजलास मुनक़्क़िद करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने आवाम से जो वादे किए हैं इसे 100% पूरा किया जाएगा। అదే విధంగా 2021-22లో 57 రోజులు మాత్రమే, 2020-21లో 122 రోజులు మాత్రమే, అదేవిధంగా 2023-24 ఇప్పటి వరకు నవంబర్ 23 వరకు కేవలం 30 రోజులు మాత్రమే. అంటే 2014-15 కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి రాష్ట్రం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితులను గత ప్రభుత్వానికి అప్పజెప్పినప్పుడు 365 రోజులల్లా 303 రోజులు రిజర్వ్ బ్యాంకు దగ్గర మనవి మిగులు నిధులు ఉండే, ఏ అవసరాలకు కూడా రిజర్వ్ బ్యాంకు దగ్గర అప్పు చేయాల్సిన పరిస్థితి లేకుండా ఆర్థిక శాఖను, రాష్ట్రం యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులను నిర్వహించినము. గత ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఆర్థిక మంత్రి గారు నిర్వహించిన 5 సంవత్సరాలను లెక్కేస్తే ఏ సంవత్సరం కూడా ఇందులో సగం రోజులు కూడా ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బులు లేవు. ప్రతిరోజు రిజర్వ్ బ్యాంకు దగ్గర వెళ్ళి నించొని మా జీతభత్యాలకు, మా రోజువారీ ఖర్చులకు, మా ఆర్థిక పరిస్థితి బాగలేదు, మాకు అప్పులు ఇవ్వండి అని అడుక్కునే పరిస్థితి గత ప్రభుత్వంలో ఉండే. ఇవి వాస్తవాలు అధ్యక్ష. ఒకవేళ ఈ వాస్తవాలను కప్పిపుచ్చి మనం ఇంకా అద్భుతంగా ఉన్నాం, గొప్పగా ఉన్నాం అని ఆ గొప్పల కోసం దుబారా ఖర్చులు పెట్టుకుంటూ పోతే ఈరోజు జీతభత్యాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితికి వచ్చింది. ఇది వాస్తవం. జీతాలు ఇవ్వడానికే అభివృద్ధి సంగతి దేవుడెరుగు, సంక్షేమం గురించి చర్చించాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జీతాలు ఇవ్వలేకపోవడం వల్ల, ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు బ్యాంకులలో తెచ్చుకున్న లోన్లకు వాళ్ళు ఇచ్చిన పోస్ట్ డేటెడ్ చెక్కుల వల్ల, ఆ చెక్కులు బౌన్స్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళ సిబిల్ స్కోర్ పాడైపోయి ఈరోజు వాళ్ళకు కూడా, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా బ్యాంకులలో అప్పు పుట్టని పరిస్థితి వచ్చి ఇవాళ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను కూడా బ్యాంకు లోన్లు ఎగవేతదారుల కింద ఈరోజు బ్యాంకులు చూడాల్సిన పరిస్థితి ఈ ప్రభుత్వం. तीसरी तेलंगाना असम्बली के पहले सेशन के 5वें रोज़ ऐवान में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने रियासत के मालिया मौक़ूफ़ पर वाइट पेपर जारी करते हुए इस पर मुख्तसर मुबाहिस मुनक़्क़िद करने की स्पीकर से अपील की, जिस पर स्पीकर ने BRS रुकन असम्बली हरीश राव को मुख्तसर मुबाहिस का आगाज़ करने की हिदायत दी। बादल हरीश राव ने बताया कि नायब वज़ीर आला का पेश करदा वाइट पेपर 42 सफ़ाहत पर मुश्तमिल है और इस पर सिर्फ 5 मिनट में बात नहीं की जा सकती, इसके लिए ज़्यादा वक्त दिया जाए। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने स्पीकर से कहा कि वाइट पेपर पर मुबाहिस के लिए ऐवान की कार्रवाई 1 घंटे के लिए चाय के वक्फे तक के लिए मुलतवी करें। CPI कायद ने भी वक्त देने की अपील की, जिस पर स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई चाय के वक्फे के लिए आधे घंटे तक के लिए मुलतवी कर दी थी। చదవకుండానే ఈరోజు మమ్మల్ని మాట్లాడమంటున్నటువంటి పరిస్థితి. నిన్నటి నుంచి నేను మన అసెంబ్లీ సెక్రటరీ గారిని, మీ ఆ కార్యాలయాన్ని కూడా ఈ సభలో నోటు మీరు ముందుగా ఇవ్వండి, అట్లీస్ట్ సభ్యులు ప్రిపేర్ అయ్యి రావడానికి ఉంటుందని చెప్తే ఈ నోటు ఈరోజు సభలో వారు లేచి మాట్లాడడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మా చేతిలో పెట్టినారు. దెన్ హౌ ఏ మెంబర్ కెన్ స్పీక్ ఆన్ దిస్ అధ్యక్ష? భవిష్యత్తులోనైనా నేను మీతో కోరేది ఒకటే, అట్లీస్ట్ ప్రభుత్వం టేబుల్ మీద పెట్టేటువంటి పేపర్ను ముందు రోజు సభ్యులకు ఇచ్చినట్టయితే సభ్యులు ప్రిపేర్ అయ్యి రావడానికి ఉంటుంది. రెండోది అధ్యక్ష మీతో ఒక సబ్మిషన్. మీరు ఈరోజు కూడా కొత్త సభ్యులు 57 మంది ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా చక్కగా నేర్చుకోవాలి, సహకరించాలన్నారు. తప్పకుండా మేము సహకరిస్తాం, కానీ మీరు కూడా దయచేసి సభ్యుల హక్కులను కూడా కాపాడాలి. ప్రొటెస్ట్ అనేది మెంబర్స్ యొక్క రైట్. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సమాధానంతో సభ్యులు సంతృప్తి పడినప్పుడు ప్రొటెస్ట్ చెప్పే హక్కు సభ్యులకు తప్పకుండా ఉంటుంది. చాలా ఏళ్ళుగా మీరు సభలో ఉన్నారు, మేము ఉన్నాం. ఎప్పుడైనా సభ్యులకు ప్రొటెస్ట్ మీద తప్పకుండా అవకాశం ఇస్తారు అధ్యక్ష. కానీ మొన్న మీరు దురదృష్టవశాత్తు ఇవ్వలేకపోయినారు. భవిష్యత్తులోనైనా సభ్యుల హక్కులు కాపాడాలని, సభను మరింత హుందాగా నడపాలని,
దానికి మా పూర్తి సహకారం అందిస్తామని కూడా మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను. Honorable Speaker, sir. Sir, I thank you very much for giving me the opportunity, sir. Sir, I would like to make a small request. I know what Honorable Legislative Affairs Minister Saab has just mentioned about laying of a statement by the government for the short discussion. But as we all know that this is a very important subject, and we have to read so many pages, sir. It's almost some 40 pages of book. So through you, I just want to make one request, because we can have a fruitful discussion, we can have a good discussion, and we can also come up with good suggestions as a constructive opposition. If you could give us a tea break of at least 40 minutes or an hour, I'll be very thankful to you, sir. We will be able to read this, sir. Sir, without reading this, if I have to come and talk, sir, I have been an old member. In the month of August, we had an assembly session, and in the August month, all the details were laid on the table of the House, then House, sir. All the finances were also laid. So we will be talking about what was we informed in the month of August. We would like to talk on this book, sir. So I request, if everybody agrees, through you, I request the Honorable CM Saab also, Finance Minister Saab also, at least tea break for 1 hour, sir. Just 1 hour, at least 40 minutes, we can just read this and come up with good suggestions, sir. Thank you, sir. మీ అనుమతితో డెఫినెట్లీ మీరు టీ బ్రేక్ తర్వాత చర్చకు మొదలు పెడతాం అధ్యక్ష. పెద్దల హరీష్ రావు గారికి అయితే అవసరం లేదు అధ్యక్ష, ఎందుకంటే వారు అనుభవజ్ఞులు, వారు మొత్తం ఆర్థిక నేను అందుకోసమే చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. సార్ టీ బ్రేక్ టీ బ్రేక్ ఫర్ 30 minutes. बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने ऐवान में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के पेश करदा वाइट पेपर पर मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बताया कि हुकूमत का पेश करदा वाइट पेपर आंध्र प्रदेश के साबिक़ IAS ओहदेदार का तहरीर करदा गुमराह कुन आदाद व शुमार पर मुबनी है। उन्होंने बताया कि साबिक़ बीआरएस हुकूमत ने अपने 9 साला दौर इक़्तिदार में कोरोना के बावजूद मालिये को मुस्तहकम रखा और मुल्क भर में तेलंगाना मुस्तहकम मालिये के मामले में 5वें नंबर पर सरे फहरिस्त रियासतों में शामिल है। उन्होंने बताया कि रैतु बंधु स्कीम के तहत 10,000 रुपये फराहम करने के अलावा हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज, सरकारी दवाखानों को असरी बनाने और 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने, जबकि तालीम पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई। हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि अगर उनमें हिम्मत हो तो हमने 24 घंटे बरक़ी सरबराह की है, आप 24 घंटे पानी सरबराह करने के इक़दाम करने के अलावा आवाम से 6 ज़मानतों का जो वादा किया गया है इससे पूरा करें। वज़ीर उमूर मुक़न्ना श्रीधर बाबू ने साबिक़ IAS ऑफिसर का तहरीर करदा वाइट पेपर होने के रिमार्क्स से दस्तबरदारी इख्तियार करने का हरीश राव से मुतालबा किया, तो एक और रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने हरीश राव से कहा कि BRS हुकूमत अपने वादे पूरे ना कर सकी, जिसकी वजह से आज वो अपोजिशन की बेंच पर बैठी है। ఈ బుక్లో కూడా అధ్యక్ష మీరు చూసినట్టయితే రెండు మూడు రకాలుగా మీరు ఇందులో చూస్తే అధ్యక్ష అసలు వీళ్ళే స్పష్టంగా రాసిండ్రు. ప్రభుత్వ హామీతో SPV ద్వారా సేకరించి SPVలు చెల్లించే రుణాలు, అంటే స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ ద్వారా సేకరించిండ్రు, వాళ్ళే రుణాలు చెల్లిస్తారు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానా మీద భారం ఉండదు అని చెప్పి కూడా దాన్ని కూడా ఈరోజు రాష్ట్ర అప్పులుగా చూపించేటువంటి ప్రయత్నం. ఇందులో పేజ్ 24లో కూడా ప్రభుత్వం చెల్లించని మరియు ప్రభుత్వం హామీ లేని రుణాలు 59,414 కోట్ల రూపాయలని మీరే రాశారు స్పష్టంగా. కానీ మీరు ఏం చేసే ప్రయత్నం చేస్తుండ్రు, అన్నీ కలిపి మళ్ళీ లెక్కబెట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు దాదాపు 6,71,000 కోట్ల రూపాయల అప్పు ఉంది అని చెప్తున్నారు. మీరే ఈ బుక్లో అంటారు, ఒకవైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లించని హామీ లేని రుణాలను రాశారు, ప్రభుత్వ హామీతో సేకరించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం SPVలే చెల్లించుకునే డబ్బులని చెప్పినారు, వాటినన్నింటినీ కలిపి అప్పులను ఎక్కువగా చూపించేటట్టు ఒక తప్పుడు ప్రచారానికి మీరు పాల్పడ్డారు. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ హామీతో SPV ద్వారా సేకరించి ప్రభుత్వమే చెల్లిస్తారని కూడా రాసినారు అధ్యక్ష.
ఇందులో కూడా చాలా విషయాలు తప్పుగా పెట్టినారు చాలా కార్పొరేషన్స్ను. ఉదాహరణకి ఈరోజు టీఎస్ఐఐసి గురించి రాసినారు. టీఎస్ఐఐసి కానీ, తెలంగాణ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కార్పొరేషన్ కానీ, హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ వర్క్స్ కానీ, హౌసింగ్ బోర్డు కానీ, రోడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కానీ, ఇట్లా చాలా విషయాలు ఇవన్నీ కూడా వాస్తవానికి వాళ్ళ సొంత ఆదాయ వనరుల మీద వాళ్ళు చెల్లిస్తారు అధ్యక్ష. కానీ ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే చెల్లిస్తుందని, ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పుగా చూపించేటువంటి ఒక తప్పుడు ప్రయత్నానికి కూడా దీంట్లో పాల్పడ్డారు. అంటే బేసిక్గా ఇదంతా కూడా ఒక తప్పుల తడక, ఒక అంకెల గ్యారెడ్తోని ఇది ఏదో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద గత ప్రభుత్వం మీద బురద జల్లాలే, లేదు వాళ్ళ హామీల నుంచి తప్పించుకునేటువంటి ఒక ప్రయత్నానికి దారులు వెతుకుతున్నారేమో అని అనిపిస్తూ ఉంది అధ్యక్ష. ఇంకా డీటెయిల్స్లో పోదామంటే మళ్ళీ మీరు టైం ఇయ్యరేమో, నేను చాలా విషయాలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. అందువల్ల నేను షార్ట్గా చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నా అధ్యక్ష. ఇందులో ఇంకో మాట అంటారు, పేజ్ 41లో చేసిన డబ్బుకు అనుగుణంగా ఎటువంటి స్పష్టమైన ఆస్తులు సృష్టించలేదు. ఇది శుద్ధ అబద్ధం అధ్యక్ష. అది ఏం ఆస్తులు క్రియేట్ చేసినాం, ఏం చేసినాం, నా ప్రసంగంలో నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను అధ్యక్ష. మొత్తంగా అధ్యక్ష వాళ్ళు చేసిన ప్రయత్నం ఏంటంటే గత ప్రభుత్వాన్ని తప్పుపట్టాలని, గత ప్రభుత్వం कांग्रेस हुकूमत की जानिब से रियासती अवाम को 6 ज़मानतें दी गई थी, जिनमें एक ज़मानत 500 रुपये में सिलेंडर की भी दी गई थी। इसी दौरान जो 4 साल पहले मरकज़ी हुकूमत ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर फराहम किया था, उस स्कीम के तहत KYC की बात कही गई थी। लेकिन तेलंगाना रियासत बिलखुसूस हैदराबाद में आवाम 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फराहमी से मुताल्लिक़ गलत फहमी का शिकार है। स्वापना गैस इंटरप्राइजेस के मैनेजर विष्णुवर्धन ने इस बारे में वजाहत करते हुए बताया कि 500 रुपये में सिलेंडर की स्कीम ताहाल शुरू नहीं हुई है और ना ही हुकूमत की जानिब से इस बारे में कोई एलामिया जारी किया गया है, इसलिए आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विष्णुवर्धन ने मज़ीद बताया कि 500 रुपये में सिलेंडर स्कीम जब भी शुरू होगी, सार्फिन को SMS, फ़ोन और डिलीवरी बॉय के ज़रिए इत्तला दी जाएगी, जबकि आवाम को अभी एजेंसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्वप्ना एंटरप्राइजेस, हम मैनेजर बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं ना, वो लोगों को यहाँ तक आने का ज़रूरत नहीं है। हमारा डिलीवरी बॉय घर पे आके आपका KYC फुलफ़िल कर देगा। आप लोग यहाँ पैनिक होके आ रहे, जो 500 रुपये का जो सब्सिडी के बारे में आप जो बोल रही, जो बाहर कह रही, वो पूरा फॉल्स न्यूज़ है। मेहरबान करके यहाँ तक नको आइए आप हम लोग को उसको टाइम लिमिट कुछ भी नहीं है, बहुत टाइम है उसके लिए। मेहरबान करके यहाँ तक नको आओ, हम लोग को घर पे आके कर लेते। अब उसके बारे में कोई टेंशन मत लीजिए, पैनिक नको हो जाओ। यहाँ आके भीड़ बढ़ जा रही, हम लोगों को उनको मैनेज करने की हम लोगों को भी परेशानी है। आप लोग घर पे ही रहो, हम लोग को घर पे भी जाके डिलीवरी बॉय से हम लोग आपको KYC कराने लगाते। ओनली उज्ज्वला कनेक्शंस, वो December 31 जो डेडलाइन बोले वो लोग उज्ज्वला कनेक्शन के लिए, वो इससे पहले 4 साल पहले उज्ज्वला कनेक्शन दिया था। वो लोग अभी है या नहीं है उसके बारे में मालूम करने के लिए KYC कर रहे। ये जनरल कस्टमरों को फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है, वो लोगों को भी करने का रहता, मगर एक उसको टाइम लिमिट कुछ भी नहीं है। 1 महीने 2 महीने 3 महीने, अब कैसा भी हम लोगों को भी गवर्नमेंट से कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं है। गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन आने के बाद हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, हम लोगों को इन्फॉर्म करके आपको जो चाहिए वो ले लेते। ये 500 रुपये का जो स्कीम बोल रही, वो भी अभी कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं है उसके बारे में पैनिक नको हो जाओ। सबका यही चालम है सर, सबका यही प्रॉब्लम है। आप लोगों को द्वारा भी मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, मेहरबान करके ऑफिस तक नको हो जाइए, सबकी काम हो जाएगा। मगर अभी फ़िलहाल लोगों की कैसा हो गया बोले तो हम लोगों का भी आके क्वेश्चन पूछ रहे, अभी 500 रुपये में गैस आया करते, आप लोग नहीं दे रहे करते, वैसा कुछ भी नहीं है अम्मा। आए तो सबको सब मिल जाता। गवर्नमेंट से अभी तक तो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस नहीं है। फ़िलहाल आज क्या है 20/12/2023 तक कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं है आज तक। आगे फर्दर कुछ भी इंस्ट्रक्शंस आया हम लोगों को मैसेज के थ्रू नहीं तो डिलीवरी बॉय के थ्रू हम लोग इन्फॉर्म कर लेके आपसे क्या चाहिए वो ले लेते सर। हम लोग कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है वो ले लेते।
तीसरी तेलंगाना असेंबली के पहले इजलास के 5वें रोज स्पीकर असेंबली जी प्रसाद कुमार ने ऐलान किया कि अकबरुद्दीन ओवैसी को फ्लोर लीडर एमआईएम का ओहदा अता किया गया है और सामा शिवा राव को सीपीआई का लीडर तस्लीम किया गया है। बादना स्पीकर ने साबिक 3 अरकान असेंबली की मौत पर ताज़ियती करारदाद पेश करते हुए मेदक ज़िले रामायणपेट हल्के असेंबली के रामन्ना श्रीनिवास रेड्डी की मौत पर ज़िले विकाराबाद के परगी असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले हरीश्वर रेड्डी भद्रादेरी कोत्तागुड़म के भद्राचलम हल्के असेंबली की नुमाइंदगी करने वाली श्रीमती सत्यवती की मौत पर ऐवान की जानिब से अफसोस का इजहार करते हुए 2 मिनट की खामोशी मनाई। चिकड़पल्ली पुलिस ने गुम हुए 7 मोबाइलों का पता चलाकर उन्हें हकीकी मालिकान के हवाले किया है। इंस्पेक्टर सत्या ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मोबाइल फ़ोन्स की तलाश शुरू की गई थी और इसका पता चलाकर मोबाइल फ़ोन्स मालिकीन के हवाले किए गए। मरकजी ममलिकती वजीर बराए समाजी इंसाफ श्री रामदास अतावले ने बीबी कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर वाक़ मलकपेट में असली मशीन का रस्म इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। डॉक्टर वक़ार सैयद वाइस चेयरमैन बीबी कैंसर हॉस्पिटल ने मेहमानों का खैर मकदम किया और दवाखाने की कारकर्दगी के सिलसिले में मरकजी ममलिकती वजीर को तफसील बताई, जिस पर उन्होंने दवाखाने की तरफ से किए जा रहे कामों की सताइश की। डॉक्टर निसार सैयद चेयरमैन हॉस्पिटल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कैंसर मर्ज की अगर पहले स्टेज पर तशखीस की जाती है तो इसका इलाज मुख्तलिफ तरीक़ों से मुमकिन है, जबकि इस सिलसिले में शऊर बेदारी अहमियत की हामिल है। उन्होंने मज़ीद बताया कि दुनिया भर में आज कैंसर पर रिसर्च की जा रही है और नित नए तरीक़े मुतारफ़ करवाए गए हैं और इससे इस्तेफ़ादा नागुज़ीर है। उन्होंने हॉस्पिटल में इफ्तिदाह करदा असली मशीन की कारकर्दगी और अफादियत पर भी तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर डॉक्टर सैयद ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद सीनियर एडवाइज़र कॉर्पोरेट सर्विसेज के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इसमें क्या होता है कि एडवांटेज कि जैसा कि वो एक्सरे शाइन करते हैं कैंसर एरिया पे। अब जैसा कि कैंसर लंग में है तो लंग के करीब दिल भी है, क्या कहते हैं लिवर कलीजा भी है, ये है। तो जब आप ट्रीट करते हैं ओल्ड मेथड से तो सब डैमेज हो जाता सराउंडिंग एरिया। तो उसकी वजह से इवन इफ़ यू क्योर देम दे कैन नॉट हैव अ गुड लाइफ। उसकी बजाय ये मशीन जो है टारगेटेड है, जस्ट लाइक प्रिसाइज, तो बहुत कम रेडिएशन अराउंड, तो उसको बचा लेते हैं और ख़ाली वो कैंसर एरिया को ट्रीट करते, वेरी लिटिल अराउंड इट। तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल लाइफ हो जाती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, क्यूर रेट और ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो है एडवांटेज ये मशीन से। ये मशीनों के अलावा सर्जन्स ऐसे ट्रेनिंग हो गई है इन लोगों की, नॉट ओनली रोबोटिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, माइक्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ऐसे डेवलप हो गए हैं। पहले जैसे बड़े बड़े ऑपरेशंस करते थे, अब ज़रूरत नहीं है। दे कैन डू स्मॉलर इंसिशंस, दे कैन टेक आउट द कैंसर एंड स्टिल नॉट टेक आउट लॉट ऑफ टिश्यूज। उसके साथ रेडिएशन लगा देती हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अवामी फलाह बहबूद के कामों का भी सिलसिला जारी है। सिलसिले के तहत एक ज़रूरतमंद खातून जो अपनी लड़की की फ़ीस अदा ना करते हुए परेशान थी, जब वो मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पहुंची तब मजलिस की जानिब से उस खातून की ज़रूरत को पूरा किया गया। मज़कूरा खातून ज़रूरतमंद और बेवा बताई गई है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बच्ची इंटरमीडिएट जूनियर कॉलेज में पढ़ती, जिसके लिए मेरे को फ़ीस की अदाई करने के लिए पैसों की बहुत मुश्किल हो रही थी। इसीलिए मैं दारुसलाम में जाके मदद मांगी, असद साहब से मिली, तो मेरे को दारुसलाम से मदद मिली फ़ीस के लिए और मैं बच्ची की फ़ीस अदा हो गई। मैं वाहिद कॉलोनी याकुतपुरा इंडिया फंक्शन हॉल के पास रहती हूँ। मैं बेवा हूँ।
मेरी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। 105वां सालाना उर्स शरीफ दरगाह हज़रत सैयद मोहम्मद इमाम अली शाह नक्शबंदी क़ादरी चिश्ती हनफी वाक़ मस्जिद टेक नामपल्ली का एहतमाम 18 दिसंबर को अक़ीदत व एहतराम के साथ किया गया। सजाद नशीन हज़रत सैयद मोहम्मद असदुल्लाह हुसैनी असरारी ने मरासिम में उर्स की निगरानी की, जबकि मुरीदीन मोतक़दीन और वाबस्तगान की बड़ी तादाद ने मरासिम उर्स में शिरकत की। खुसूसी चादर दरगाह शरीफ पर पेश की गई। 105वां सालाना उर्स शरीफ हज़रत शाह सैयद मोहम्मद असरारुल्लाह हुसैनी अलमारूफ सैयद मोहम्मद इमाम अली शाह नक्शबंदी क़ादरी चिश्ती हनफी रहमतुल्लाह अलैह का आगाज़ कल इतवार को 17 दिसंबर 2023 को हुआ। महफिल नात, कुरान ख़ानी और क़सीदे बुर्द शरीफ क़यामगाह मेहदीपट्टनम पर अंजाम दी गई। इसके बाद आज बाद नमाज ज़ोहर संदल का जुलूस मेहदीपट्टनम ख़यामगाह से रवाना होकर दरगाह यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह पहुँचा। फिर वहाँ से हाज़िरी देकर टेकी मस्जिद बगदादी दरगाह शरीफ हज़रत शाह सैयद मोहम्मद असरारुल्लाह हुसैनी अलमारूफ हज़रत सैयद मोहम्मद इमाम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को पहुँचा। यहाँ पर कुरान ख़ानी, महफिल नात, दुरूद शरीफ की तिलावत हुई। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आउटसोर्सिंग पर खिदमत अंजाम देने वाले 2 मुलाजमीन की खुदकुशी के बायस कैंपस में हलचल देखी गई। खुदकुशी करने वालों की शिनाख्त प्रवीण और विनोद की हैसियत से की गई है। इस मसले को लेकर आउटसोर्सिंग मुलाजमीन ने यूनिवर्सिटी कैंपस में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि आला अफसरान की बदसलूकी बर्दाश्त न करते हुए मज़कूरा मुलाजमीन ने खुदकुशी कर ली। मज़कूरा महलूकीन के वरसा को एक्स ग्रेशिया देने का भी मुतालबा किया गया। तुम बड़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो, कॉमरेड अधिक संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कॉमरेड दिवस संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। సో యాక్చువల్లీ మేము ఇక్కడ నుంచి ఒక 14 నుంచి ఇది ఇష్యూస్ అయింది. మన వర్కర్స్ ఇక్కడ ఇద్దరు వర్కర్స్, ఒక 12కి మన హిందీ డిపార్ట్మెంట్లో వినోద్ కుమార్ అని వాళ్ళతో సూసైడ్ అయింది, ఇంకోటి మన ప్రవీణ్ అన్నది వాళ్ళది సూసైడ్ అయింది. సో దానివల్ల ఎందుకు సూసైడ్ అవుతుంది మన క్యాంపస్లో అని ఒక క్వశ్చన్. ఇక్కడ సూసైడ్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే మన క్యాంపస్లో వర్క్ ఎక్కువ ఉంది. ఆ వర్క్ వల్ల ఈ క్యాంపస్లో ఎక్కువ వర్క్ ఇస్తున్న ఇక్కడ మన ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ. సో దానికోసం మేము ఏం చెప్తున్నా ఉన్నా అంటే ఒక 100 మంది వర్క్ చేయని పనికి వాళ్ళకు ఒక 100 తక్కువ మందికి తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. సో మేము ఏం చెప్తున్నాం అంటే మ్యాన్ పవర్ ఎక్కువ చేయాలి క్యాంపస్లో, ఎందుకంటే స్పేస్ ఎక్కువ ఉంది కానీ మ్యాన్ పవర్ తక్కువ ఉంది. మ్యాన్ పవర్ ఎక్కువ చేయాలని మేము చెప్తా ఉన్నాం. దానికోసము ఆ ఫ్యామిలీస్కి, ప్రవీణ్ అన్న ఫ్యామిలీస్కి కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి, ఇంకోటి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఒక జాబ్ ఇవ్వాలి. వాళ్ళ పిల్లలు 3 పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళ పిల్లలకి స్కూల్లో ఇక్కడ క్యాంపస్ స్కూల్లో అడ్మిషన్ ఇవ్వాలని చెప్తా ఉన్నాం. ఇంకోటి అంటే ఫేర్గా ఎంక్వైరీ అవ్వాలి, ఫేర్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ అవ్వాలి. ఏ మనిషి ఉన్నారు మల్లేష్ అని మనిషి, ఆయనకి సస్పెండ్ చేయాలి ఫస్ట్, ఎందుకంటే ఆయన హరాస్మెంట్, పక్క హరాస్మెంట్. ఇక్కడ 22 సంవత్సరాలు అవుతుంది ఆయన చేయబట్టి డ్యూటీ ఇప్పుడు కూడా కాదు, ఎందుకంటే మధ్యలో మన ఇది అవుతుందంటే ఆయన డ్యూటీ బంద్ చేసుకుంటుండే. ఒకవేళ ఇంట్లో అంత టార్చర్ అయితే అప్పుడో బంద్ చేసుకుంటుండే. 22 సంవత్సరాలు అవుతుంది డ్యూటీ చేయబట్టి. మా పెళ్ళి 14 ఏళ్ళు అవుతుంది, ఇప్పటి నుంచి లేదు. అంత టైట్ పెట్టే అవసరం ఏముంది? కుక్కనా ఆయనకు బాడీసనా అంత టైట్ పెట్టనీకే? నువ్వెవడివిరా? అంటే ఆయనకంత మొల అదేంటి, ఆయన దిమ్మేంటి? వాడు కూడా ఒక గవర్నమెంట్ ఇస్తేనే కదా ఉన్నది. కాలు మొక్కిపించే అవసరం ఏమున్నది? टास्क फोर्स नार्जोन टीम ने बैरूनी करेंसी तबादला धोखाधड़ी में मुलविस बैन रियासती टोली का पर्दाफाश किया और 7 मुलजमीन को हिरासत में लिया। टास्क फोर्स के मुताबिक मुलजमीन का ताल्लुक दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश से बताया गया है। उनके कब्जे से 7,47,000 नकद रकम के अलावा दीगर अशिया जब्त की गई। बाद अज़ा मुलजमीन को मजीद कार्रवाई की गरज से बोयनपल्ली पुलिस के हवाले किया गया।
कंट्रोलर इम्तिहानात मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मुताबिक स्कॉलर सैयद इनामुर रहमान फर्जन जनाब सैयद फजलुर रहमान को शोबे ट्रांसलेशन स्टडीज़ में PhD का अहल करार दिया गया है। उन्होंने अपना मकाला महात्मा गांधी से मुत्तल्लिक़ अंग्रेज़ी किताबों के उर्दू तराजुम एक जायज़ा के मौजू पर डॉक्टर सैयद महमूद काज़मी एसोसिएट प्रोफेसर शोबे ट्रांसलेशन मानव की निगरानी में मुकम्मल किया। उनका वाइवा 22 नवंबर को हुआ। इस पुरमसरत मौके पर रूबी चंद स्टाफ अरकान और उनके अहबाब ने दिल की अमीर गहराइयों से सैयद इनामुर रहमान गयूर को मुबारकबाद पेश की। शोबे उर्दू तेलंगाना महिला विश्वविद्यालय की जानिब से नज़ीर अहमद मेमोरियल लेक्चर बउनवान उर्दू ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ अमली इक़दामात का अहतमाम किया गया। इस लेक्चर की सरपरस्ती प्रोफेसर M बिजुलता वाइस चांसलर ने की, जबकि मोहम्मद शाहिद हसन खुसूसी क़ानूनी मुशीर मुमलिकत सऊदी अरब ने सदारत की। शकील अहमद मंदूब आलमी सेहत ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए खिताब किया। मेहमानान एजाज़ी में प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र अली मेरी साबिक़ वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल हक यूनिवर्सिटी, सैयद कलीम वाइस चेयरमैन दक्कन NRI ट्रस्ट, सीनियर सहाफ़ी रोज़नामा सियासत सैयदा इरफाना इफ़त व दीगर शामिल थे। डॉक्टर सैयदा नसीम सुल्ताना सदर शोबे उर्दू ने लेक्चर की कार्रवाई चलाई और मेहमानों का तारुफ भी पेश किया। इस मौके पर असातिज़ा को अवार्ड से भी नवाजा गया, जिनमें मोहम्मद महमूद अली सोहेल, डॉक्टर N पार्थसारथी, माधवी राघवा, अलहाज शेख जाफ़र व दीगर भी शामिल हैं। जो कोशिश की है उन बच्चों से अंग्रेजी में किताब करने की बजाय फ्रेंच रेगुलर लैंग्वेज टीचर इन्होंने चार्ज लिया है। वैसे तो प्रिंसिपल यहाँ आई थी और आज मैंने जो काम इस जलसे में शिरकत करते हुए बड़ी मसरत हुई है, क्योंकि ये जलसा तहफ़्फ़ुज़ उर्दू के सिलसिले में अमली इक़दामात करने के लिए बुलाया गया था। मैंने एक छोटा मोटा कुछ अमली क़दम उठाया था जब मैं डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी करनूल में बानी वाइस चांसलर मुक़र्रर था। मेरे सामने बहुत से तलबा जो थे वो उनमें 3 ज़ुमरे थे। बहुत से स्टूडेंट्स जो थे वो कॉन्वेंटों से आए हुए थे, कुछ उर्दू मीडियम से और कुछ मदरसों के भी थे, और यही मेरा ख़्याल है कि किसी भी उर्दू यूनिवर्सिटी का मुस्तक़बिल है। यही तलबा और तालिबात आते रहेंगे, इसी 3 ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखते हैं। सवाल ये है कि उनको मैं किस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में पढ़ाऊँ, ज़रिए तालीम क्या रखूँ। तो मैंने उसका प्रपोज़ल देखा जिसको प्रोफेसर सुलेमान सिद्दीकी साहब ने बनाया था। उसमें उन्होंने लिखा है कि ज़रिए तालीम बाइलिंगुअल हो या ज़ू लिसानी हो। तो हमने एक मॉडल तरतीब दिया जिसके 4-5 अहम नुकात थे। पहला नुक्ता ये था कि क्लासरूम की जो ज़बान होगी वो उर्दू होगी और आसान उर्दू होगी। दूसरा नुक्ता ये है कि हम जो अंग्रेज़ी की जो टर्मिनोलॉजी है किसी भी सब्जेक्ट की, ज़ुआलॉजीज़, केमिस्ट्री, इकनॉमिक्स, उसे जूँ का तो इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल सरेदस्त हम उसको छेड़ेंगे नहीं और उसका उर्दू तर्जुमा करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं इस्तिलाहों को इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ ये भी कि जो उर्दू इस्तिलाहें सरेदस्त हमें दस्तयाब हैं, हम उन्हें उसके ग्लॉसरी बनाकर हम उनके साथ दे देंगे। तीसरा नुक्ता इसका यह था कि हमने एक हैंडआउट्स या दस्ती पर्चों का तरीक़ा शुरू किया, जिसमें हम कोई भी सबक या लेसन शुरू होने से पहले उसके जो बुनियादी तसव्वुरात या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हुआ करते हैं उनको हम उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में देते हैं।
حیدرآباد سے شائع ہونے والے اردو روزنامہ اعتماد کے قیام کو 18 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ ادارے کے دفتر میں 18ویں سالگرہ کی مناسبت سے کئی اہم شخصیتوں نے پہنچ کر ایڈیٹر روزنامہ اعتماد برہان الدین اویسی کو مبارکباد دی اور انہیں تہنیت بھی پیش کی۔ دفتر پہنچ کر مبارکباد دینے والوں میں مجلسی سیاسی قائدین کے علاوہ دارالسلام کوآپریٹو بینک کے ریٹائرڈ اور سابق عہدیدار بھی شامل ہیں۔ اعتماد کے مختلف سیکشن میں ملازمت کرنے والے اسٹاف اراکین نے بھی ایڈیٹر برہان الدین اویسی کو مبارکباد دی اور ان کی گل پوشی بھی کی۔ اس موقع پر اکاؤنٹس مینیجر محمد مطہر الدین، ایڈورٹائزنگ سیکشن مینیجر شیخ منیر محمد اویس، مارکیٹنگ مینیجر، سرکولیشن مینیجر محمد اسد علی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ کیو پی ایل قطر کی سالانہ پارٹی کا اہتمام دوحہ میں واقع معروف ہوٹل میں کیا گیا۔ اس سالانہ تقریب میں مہمانوں کی حیثیت سے سید منہاج الدین پریزیڈنٹ تلنگانہ ایسوسی ایشن اور اشفاق حسین صدیقی وائس پریزیڈنٹ نے شرکت کی۔ پریزیڈنٹ آئی سی بی ایف شاہ نواز باوا اور سراج انصاری کیو پی ایل ڈائریکٹر نے مذکورہ مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور تہنیت پیش کی۔ کیو پی ایل اسپانسر امجد خان کی نگرانی میں مذکورہ تقریب کا انعقاد عمل میں آیا، جبکہ کیو پی ایل چیئرمین سید شرف الدین، وائس پریزیڈنٹ سیف اللہ کے علاوہ بورڈ ممبرز بشمول عابد خان، سریدھر اباگونی اور دیگر بھی موجود تھے۔ جنرل سیکرٹری آئی سی بی ایف کے وی بوبہان، کلدیپ کور خازن، عبدالرؤف کنڈوتی اور شنکر گوڑ ہیڈ آف انشورنس نے خصوصی مہمانان کے طور پر تقریب میں رونق افروزی کی۔ سید منہاج الدین پریزیڈنٹ تلنگانہ ایسوسی ایشن اور اشفاق حسین صدیقی وائس پریزیڈنٹ نے تمام کیو پی ایل عہدیداروں اور اراکین کو دمام سعودی عرب آنے کے لیے خصوصی دعوت بھی دی۔ تلنگانہ ویلفیئر ایسوسی ایشن قطر کی جانب سے پہلا میڈیکل کیمپ کا اہتمام عبیر میڈیکل سینٹر واقع ابو تمور دوحہ میں کیا گیا اور یہ مخصوص خواتین کی طبی تشخیص کے لیے منعقد کیا گیا۔ اس میڈیکل کیمپ سے رجوع ہوئی تقریباً 90 خواتین کی طبی تشخیص کی گئی اور مختلف معائنے کرتے ہوئے مفت میڈیسن بھی دیے گئے۔ اس موقع پر سی پی آر ٹریننگ بھی دی گئی۔ ڈاکٹر ویبھو تانڈالے، فرسٹ سیکرٹری انڈین ایمبیسی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ شاہ نواز باوا، آئی سی بی ایف پریزیڈنٹ وارکی بوبن، آئی سی بی ایف جنرل سیکرٹری کے علاوہ دیگر اہم شخصیتوں نے مہمان کے طور پر شرکت کو یقینی بنایا۔ چیئرمین تلنگانہ ویلفیئر ایسوسی ایشن قطر خواجہ نظام الدین نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور ان کو تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر پریزیڈنٹ محمد عبدالرؤف کے علاوہ مختلف کمیٹیوں کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔
علی یاسمین انٹرنیشنل اسکول واقع ریاض KG سیکشن کی جانب سے 25ویں یوم سالانہ تقریب بعنوان ماریپوسا کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں مسز فرحاناز پروجیکٹ مینیجر السویدی پارک ریاض سیزن اور پرنس ماجد پارک جدہ سیزن نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ سوشل ورکر شہاب کوتکوڑ، عبدالنعیم قیوم پروجیکٹ مینیجر MMREDC اور محمد اسماعیل حسن ایڈمن مینیجر السالم جانسن کنٹرولز نے مہمانان اعزازی کے طور پر شرکت کی اور اسکول انتظامیہ کو مبارکباد بھی دی۔ پرنسپل ڈاکٹر SM شوکت پرویز اور دیگر انتظامی عہدیداروں نے اس تقریب کے لیے بہترین انتظامات کیے تھے۔ KG سیکشن کے اسٹوڈنٹس نے کلچر پروگرامز پیش کیے، جبکہ KG ہیڈ مسٹریس مسز ریحانہ امجد نے تقریب کے نظم و انصرام میں اہم رول ادا کیا۔ People are following him, and so many people still they ask about him, who left and who still came back. So thank you so much for your guidance and your leadership, sir. As an educator, as a principal, as a leader, you are giving it's a community support, which is really appreciated. Thank you so much for this, and thanks for peace and the environmental protection. The present situation that we are facing, as you see in Palestine, see the trouble, the miseries that happening there in Palestine. That's our parents, our forefathers faced in India. The colonial sabotage that was during our آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ کانگریس حکومت نے ریاست کی معاشی حالت پر جاری کیا وائٹ پیپر، معاشی موقف کے سنسنی خیز اعداد و شمار، سابقہ BRS حکومت تنقیدوں کی زد میں۔ وائٹ پیپر کے ذریعے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، سابق وزیر T ہریش راؤ نے کانگریس حکومت پر لگایا الزام۔ وائٹ پیپر پر ایوان اسمبلی میں مباحث، اکبر الدین اویسی کی ایوان میں مدلل تقریر، اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے اسکیمات جاری رکھنے حکومت سے کیا مطالبہ۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔